Welcome back to my channel Anjana SR with Doctors and this is my new channel with new content और ये हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर हम हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय लेंगे डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए एक्सपर्ट्स पर एक्सपर्ट्स की राय आपको मिल सके। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर शुभ्रांशु सर जो कि श्वास रोग एवं एलर्जी अस्थमा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। और आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और इतनी सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, तो हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि ये जो कोरोना है ये कैसे होता है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपके चैनल का शुरुआत करी है और उसमें आपने मेरे को इंक्लूड किया है। यदि हम कोरोना की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना होता कैसे है। जी। कोरोना जैसे कि सबको पता है कि एक वायरस से थ्रू होता है जिसका नाम है SARS-CoV-2 वायरस। इस वायरस से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं कोविड, जिसमें कोरोना वायरस डिजीज। तो कोविड बीमारी है वो कोरोना वायरस से होती है और उस कोरोना वायरस का नाम है SARS-CoV-2 वायरस। अब ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि सिंपल बात करने से भी जो ड्रॉपलेट्स अपने मुंह से निकलते हैं, मुंह से या सांस के साथ जो निकलते हैं, वो दूसरे पेशेंट्स को या दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर जाते हैं और उसमें जा करके वो उसके जो नोज है, थ्रोट है और लंग्स में धीरे धीरे उसको इन्वेड करते हैं और उससे जा करके वो डिफरेंट तरह की बीमारियां क्रिएट करते हैं और लंग्स को डैमेज करते हैं। तो सर हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक वायरस है और जो कि पेशेंट्स के नोज़ में, थ्रोट में और लंग्स में रहता है। तो जैसे ही पेशेंट या तो छींकता है, खांसता है या ऐसी बात करने से जैसे जब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से तो वो धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट में फैलते हैं और जो नियर बाई पर्सनस होते हैं उनके सांस के साथ वो उनके नोज़ में और थ्रोट में चला जाता है। तो या तो बॉडी की इम्यूनिटी से वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर बॉडी की इम्यूनिटी को कम करके वो पेशेंट के दूसरे पर्सन के नोज़ में और थ्रोट में वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो फिर दूसरे पेशेंट्स दूसरे जनों से जब बात करता है तो वो उसके ड्रॉपलेट्स में इन्फेक्शन हो जाता है और इसी तरह से वो 1 to 1 फैलता जाता है पूरे सोसाइटी में। तो सर जब ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है तो तकलीफ क्या क्या हो सकती है। ये सबसे पहले इसमें जैसे ही पेशेंट्स के इसमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसमें सबसे पहले पेशेंट को जुकाम हो सकती है, नाक बंद हो सकती है, छींकें आ सकती हैं, गले में दर्द हो सकता है और बुखार आ सकता है। बाद में जब ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो पेशेंट को सिर में दर्द हो सकता है, उल्टी का मन हो सकता है, जी मचला सकता है, सांस में तकलीफ हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है। ये सब लक्षण जब शुरुआत में आते हैं तो मरीज को कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर इसमें परेशानियां क्या क्या आ सकती हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अंजना जी, यदि हम कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो शुरुआत में कॉम्प्लिकेशंस लंग्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। लंग्स में निमोनिया बन जाता है, पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन कमी होने से मरीज़ को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा लगाने की और साथ में फिर कई बार उसको ज़्यादा निमोनिया बढ़ने से वेंटिलेटर के ऊपर भी लेना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फिर जब निमोनिया बढ़ जाता है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम हो जाता है और मरीज की जान भी जा सकती है। तो यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिले हैं। बाकी की और दूसरे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मरीज़ के सिर में दर्द हो सकता है, मरीज़ के बॉडी में इन्फेक्शन फैलने से सेप्सिस में जा सकता है, मरीज़ का बीपी कम हो सकता है जिससे ब्लड प्रेशर या शॉक में जा सकता है, उससे फिर किडनी, लिवर और बाकी के शरीर के और सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। तो ये कोरोना जो वायरस इन्फेक्शन है ये जानलेवा है, घातक है और जो खास तौर से उन लोगों के लिए जो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो इसलिए इससे हमें जितना बच सकें वो बहुत ज़रूरी है। तो सर इसके लिए बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में तो बहुत अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो इसमें आपका क्या सजेशन रहेगा। ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। ये हम पूरे देख ही रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी देशों की सरकारें इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में हैं और शुरू से ही हम लोगों को ये चीज़ समझाई गई है कि इससे कैसे बचाव किया जाए। इसमें से मैं 3 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी हैं वो बताना चाहूँगा कि एक तो मास्क का उपयोग। एक मास्क हर व्यक्ति यूज़ करे, कम से कम जब वो किसी से बात कर रहा है, किसी भी सामाजिक या सोशल गैदरिंग में है तो उसको मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि जब भी वो बात करे या छींके या खांसी करे तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एनवायरनमेंट में नहीं आए और मास्क में ही सीमित रह जाएं।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी किसी भी अनवांछित चीज़ों को वो छुए नहीं, ख़ासतौर से जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को जहाँ नहीं छूना है, जैसे कि हैंडल्स हैं, दरवाज़ों के हैंडल हैं, या फिर दुकान में जाते हैं तो दुकान के जो टेबल्स हैं, ऐसी चीज़ों को छूना नहीं है। फिर भी मान लो बहुत ज़रूरी है छूना हमें, तो हमें हाथ को धोना चाहिए और साथ ही साथ सैनिटाइज़ करना चाहिए। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये सब हमारे सबको पता है ये बात। इसलिए आपस में बात करते समय या बैठते उठते समय हमें कम से कम 2 गज़ दूरी का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये ड्रॉपलेट यदि इनकेस एनवायरनमेंट में आ भी गया है तो एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करे। ठीक है। और मान लीजिए सर, अगर किसी ने टेस्ट करवा लिया, कोविड का पॉजिटिव भी आ गया है, अब उसको उपचार के लिए क्या करना चाहिए फिर? अंजना जी, मैं इसके बारे में आपको सभी को दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें पैनिक नहीं होना है, इसमें घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितना खतरनाक ये बीमारी है उतनी ही आसानी से इसका इलाज भी संभव है, और इसका आराम से हम क्योंकि घबराहट में आदमी गलत डिसीजन ले लेता है, जल्दबाजी में कुछ दवाइयाँ खा लेना शुरू कर देता है, जल्दबाजी में कुछ टेस्ट अनवांटेड टेस्ट करा लेता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको यदि कुछ भी तकलीफ इस तरह के, जैसे लक्षण हमने पहले बात करी, इस तरह के लक्षण हैं, तो आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना चाहिए तुरंत, ताकि आपकी सबसे पहले तो डायग्नोसिस हो कि वास्तव में आपको कोरोना है या नहीं है। यदि आपके कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव आ गई है तो उससे संबंधित और जो जाँचें हैं, मान लो आपको एक्सरे की ज़रूरत है, सिटी स्कैन की ज़रूरत है, या कुछ ब्लड की टेस्ट की ज़रूरत है, तो वो आपकी करे जाएंगे। यदि उन टेस्ट में कुछ इस तरह की तकलीफ आती है और डॉक्टर को दिखाने से या चिकित्सा कर्मी को दिखाने से आपको पता लगता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो फिर आपको भर्ती होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये भर्ती होने की ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है। अधिकतर मरीज़ घर पे अपने आइसोलेशन रख कर के, दूसरे लोगों से, घर के सदस्यों से दूरी बना करके और आइसोलेट होकर के ही भी घर पे दवा लेके अपने तरह से ठीक हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पैरासीटामोल, जैसे कि हमें पता है कि जैसे बुखार आया पैरासीटामोल है, खान पीन में अच्छा ध्यान रखते हुए और आइसोलेशन को ध्यान रखते हुए भी आप आदमी, अधिकतर मरीज ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी कोई तकलीफ आपको लग रही है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी से या डॉक्टर से जाकर के तुरंत संपर्क करना चाहिए और अपनी बीमारी का निदान और उपचार और इलाज करवाना चाहिए। सर, तो ये तो हुआ एडल्ट्स का कि एडल्ट्स में कैसे ध्यान रखना है और कैसे बचाव करना है। लेकिन अभी क्या है कि छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनको फीवर हो रहा है और उनको भी कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसमें जो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों का वो कैसे स्पेशल केयर कर सकें? अंजना जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये वायरस जितना खतरनाक बड़ों के लिए उतना ही खतरनाक बच्चों के लिए भी है। लेकिन वही सावधानियाँ जो बड़ों में हैं वो बच्चों में भी हमें ध्यान रखनी है। लेकिन क्योंकि बच्चे इतने समझ नहीं रखते हैं, तो उन चीज़ वो उनको अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस किस तरह से फैलता है और किस क्या क्या बचाव रखने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें मास्क का उपयोग, दूसरों से दूरी रखना, क्योंकि बच्चों में क्या आदत होती है एक दूसरे से शेयरिंग करने की, तो वो चीज़ों को उनको अच्छे से समझाना है कि आपको शेयरिंग नहीं करनी है अभी शुरुआत में, खासतौर से जब ये महामारी का रूप धारण कर रखा है। इस पेंडेमिक में हमें दूसरों से शेयरिंग कम रखनी है और दूरी तो ज़रूर से रखनी है, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही वो अपने नॉर्मल काम करें। जैसे खेलें तो भी अपने से दूरी रख के खेलें, और स्कूल जाते हैं तो सावधानी रखें हर चीज़ों को, स्कूल के दरवाज़ों को, खिड़कियों को और टेबल कुर्सियों को ज़्यादा बार बार टच नहीं करें, और जब भी टच करें तो अपने को हैंड को क्लीन करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते रहेंगे तो फिर उनको इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। फिर भी तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि वो अपना न्यूट्रिशन का और हाइड्रेशन का, मतलब पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रिशन, अपना खाना पीना अच्छे से खा कर जाएँ और ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अब फिर भी कुछ भी लक्षण उनको दिखें, उनको या उनके किसी भी साथी को, तो तुरंत अपने माता पिता को या अपने अध्यापक को बताएं, ताकि ऐसे जो इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड बच्चे हैं उनको अपन आइसोलेट कर सकें और दूसरों से बचाव कर सकें। जी। और पोस्ट कोविड क्या कॉम्प्लिकेशन सर इसमें हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या सुझाव है आपके? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन हमने देखने में आ रहे हैं अभी। क्योंकि पोस्ट को काफ़ी जनों को कोविड इन्फेक्शन हुआ भी है, जिनको हल्का भी इन्फेक्शन हुआ है, किसी को मॉडरेट इन्फेक्शन, कई बार किसी को सीवियर इन्फेक्शन भी हुआ है। लेकिन इसके कारण से समाज में एक पैनिक स्टेट क्रिएटेड है
कि जिसको हल्का इन्फेक्शन है उसको भी ये डर है कि मेरे को लंग्स में फाइब्रोसिस बन रहा है, या फिर किसको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो उनको जैसे मांसपेशियों में कमजोरी, सिर में दर्द रहना, नींद कम आना, भूख कम हो जाना, किसी किसी के बाल भी काफ़ी गिर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सबको यही बताना चाहूँगा कि अधिकतर पेशेंट्स पोस्ट कोविड के बाद में जो रिकवर हुए हैं वो फुली रिकवर्ड हो चुके हैं और या फिर होने की कगार पर हैं। तो इसलिए इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मरीज में ऐसे बहुत सीवियर फाइब्रोसिस देखने को नहीं मिला है, फिर भी कुछ पेशेंट्स में देखने को मिला है, लेकिन ये इस तरह के पेशेंट बहुत कम हैं। इसलिए हर मरीज को इस चीज़ से डरना नहीं है कि उनके लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है। उनका अपना न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए और कुछ एक्सरसाइज हमें करते रहना है, कुछ योग और प्राणायाम करते रहना है, ताकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप भी हुए हैं यदि कोरोना के कारण तो वो धीरे धीरे चले जाएं और अपन अपनी ज़िंदगी अपने से नॉर्मल जीते रहें आगे। तो सर एक चीज़ और मुझे इसमें पूछनी थी कि जो वैक्सीनेशन है तो वो हमें मतलब लगवाना चाहिए या नहीं? वैक्सीनेशन जैसे सबको पता है कि कोविड के अलग अलग वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सभी को ये कहूँगा कि कोविड की वैक्सीन सभी को ज़रूर से लगानी चाहिए, जो कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, उनमें सब में जिस तरह से भी वो एडवाइज़री आ रही है उस हिसाब से हम सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। अभी तक की जो एडवाइज़री हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये है कि 18 साल से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगाना चाहिए। और ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देखा गया है कि जिन जिन को भी वैक्सीन लगी है उनको या तो इन्फेक्शन हुआ नहीं है दोबारा से, और इन्फेक्शन हुआ भी है तो कभी भी सीवियर इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्ले कर रही है और सभी को वैक्सीन ज़रूर से लगाना चाहिए। ठीक है, बट सर इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर वैक्सीनेशन वो लगवाते हैं और अगर वो फीवर आता है तो वो फीवर आने के बाद में बस वो बेड पे ही चला जाता है, तो ये तो मुझे लगता है कि भ्रांति है, या आप क्या समझते हैं? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा अंजना जी कि ये जो वैक्सीन लगाते समय जो हम कई बार जो रूटीन प्रिकॉशंस हैं जैसे कि मास्क का उपयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है, इनकी हम ब्रीच करते हैं। ये जो हमारे प्रिकॉशंस हैं ना, इनको हम ब्रीच करते हैं, इसलिए इन्फेक्शन होने की संभावना है। एज सच वैक्सीन से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं और सिर्फ 1 या 2 बार बुखार ज़रूर आता है, किसी किसी को 4 या 5 दिन तक भी रहा है। लेकिन यदि आपको इस तरह की कोई तकलीफ़ महसूस हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये वैक्सीन के कारण हो, ये किसी और कारण से भी हो सकता है। इसलिए यदि आपको ऐसी तकलीफ़ है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना चाहिए कि आपको वैक्सीन लगी है और आपको इस तरह के लक्षण आए हैं। बाकी वैक्सीन से कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं और ये प्रोटेक्टिव है पेशेंट के खुद के लिए भी, उसके फैमिली के लिए भी और समाज के लिए भी। तो सभी को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपनी वैक्सीन जल्दी से जल्दी लें और ज़रूर से लें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय में से कुछ पल हमारे व्यूअर्स के लिए निकाले हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें कोविड से रिलेटेड बताई हैं, और थैंक यू सो मच सर का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मैं बोलती हूँ। और सर अभी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो जीवन रेखा हॉस्पिटल जयपुर में दे रहे हैं, और स्क्रीन पे मैं नंबर भी दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या सर से संपर्क करना है तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर है आप उस पर कॉल करके सर से संपर्क कर सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियोस उनको मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि इतनी इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो उनको भी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।